शुरुआत कहां से हुई, पहुंच कहां गए, और पहुंचते पहुंचते एक ऐसा देश पिक्चर में आ गया जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं और दुनिया जिसे कभी इज्जत नहीं देती थी, लेकिन बाय गॉड ग्रेस कहिए या ट्रंप ग्रेस कहिए, पाकिस्तान सुर्खियों में आ जाता है। भारत की तरफ से उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है कि आप दलाल राष्ट्र हैं, हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप चुप क्यों हैं। ये तमाम ऐसे ओपन एंडेड अब प्रश्न हैं इन 2 महीनों के भीतर, जिन्हें शायद आज के सेशन में कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो। इसीलिए वर्तमान परिदृश्य से शुरू होकर पीछे जाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहली स्थिति जो आज की बनी हुई है जी, आज की स्थिति, अपडेटेड जानकारी जो मुझ तक है वो ये कि ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर जाते हैं, फिर ओमान की यात्रा पर जाते हैं, रशिया जाते हैं, और इसी बीच में वो सऊदी के विदेश मंत्री से बात करते हैं, वो इजिप्ट के विदेश मंत्री से बातचीत करते हैं, और पाकिस्तान को मैसेंजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब तक जितना इतिहास रहा इस 2 महीने का युद्ध के दौरान, ईरान ने चर्चा के लिए पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी इनको चुना हुआ था। रशिया इनमें बहुत दूर था। हाल ही में रशिया का एंगल इंक्लूड होता है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी, बहुत धन्यवाद अंकित जी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपको बहुत My बहुत मुबारक हो, और आपके सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके ये जो नया डिप्लोमेटिक डेस्क आपने जो चलाया है, इसको मैं बहुत ही आगे चलते हुए बहुत सफलता इसको मिलेगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर। और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। जी, आप देखिए, आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ये सब देश थे पहले आए थे, तो और आपने पाकिस्तान का पहले भी जिक्र किया है। देखिए, मुझे 2 बातें कहने दीजिए उसमें। एक तो ये है जो पाकिस्तान चॉइस रही है अमेरिका की मेरे विचार से, क्योंकि आपने देखा है जो वहाँ पर वो उनके जो आर्मी चीफ है जनरल, जिनको अपना माय फेवरेट फील्ड मार्शल भी बताते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप बताते हैं, उनको वो पिछले साल उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में लंच पर भी आमंत्रित किया था। फिर दूसरी बारी शहबाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री के साथ उनको वहाँ पर आमंत्रित किया था व्हाइट हाउस में। तो उनके साथ उनकी, और हमने देखा है जो इतिहास रहा है, अगर आप 1950 के बाद का इतिहास देखिए तो आपको ये पता चलेगा जो पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने इस्तेमाल किया है जब उसको ज़रूरत हुई है। तो अब यहाँ पर जब वो आया और उसने देखा, मेरे विचार से जब ये 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था अंकित जी, तब शायद अमेरिका और इजराइल ने सोचा था बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे। 2-3 चीज़ें थी, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसके बारे में। जी आराम से सर, आराम। जी, 2-3 चीज़ें थी। एक तो उन्होंने सोचा था, जैसे हमने 3 जनवरी को वेनेजुएला में अंदर गए थे, निकोलस मदुरो साहब को ले आए थे, वहाँ पर हमने सत्ता पलट कर दी, और वहाँ का जो सारा पूरा तेल है, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और वहाँ पर अगर आप देखें तो चीन का जो निवेश है $100 बिलियन से ऊपर है। तो ये आघात केवल वेनेजुएला का तेल उन्होंने अपने आप नहीं लिया, अपने उनको मिल गया, परंतु ये चीन के ऊपर भी आघात था, क्योंकि 90% जो वेनेजुएला से तेल निकलता था वो चीन को जाता था। अब वो जाना बंद हो गया है। उन्होंने सोचा वहाँ पर जितनी आसानी से किया है यहाँ पर भी कर लेंगे। और ईरान तो बहुत ही शिथिल स्थिति में है, बहुत ही वीक पोजीशन में है, क्योंकि हमने देखा है जनवरी में कितनी वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, इकॉनमी की वजह से रियल डिप्रिसिएशन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, जॉबलेसनेस हो गई, गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर, करप्शन पर कितना वो। उन्होंने कहा जैसा वहाँ पर हमने वेनेजुएला में किया है, उनके शीर्ष नेतृत्व को हटाएंगे, वैसे ही बहुत ही शिथिल स्थिति में है, क्षीण स्थिति में है, तो यहाँ पर लोग बाहर आ जाएंगे और वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। वो वहाँ पर हुआ नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर तो 47 साल से उनकी जो सत्ता है, और क्योंकि बहुत लेयर्ड उनका जो सिक्योरिटी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस सिस्टम है, तो वो कर नहीं पाए वहाँ पर। और इसीलिए जब ये युद्ध आगे चलता गया तो तब उनको किसी की मध्यस्थता करने की ज़रूरत आन पड़ी, और तब उन्होंने कहा जो पाकिस्तान को करेंगे, पाकिस्तान को लेते हैं, क्योंकि एक तो वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, सारे यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, और ईरान के पास उस समय कोई और चारा नहीं था। क्योंकि अगर आप देखिए ईरान को, जब से ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला किया, यूएई के ऊपर हमला किया, सारे जो खाड़ी के देश हैं सबके ऊपर उसने हमला किया। तो वो कहाँ पर क्या प्रपोज कर पाता। और यहाँ पर इसीलिए ये वाले जो देश थे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, इन्होंने भी कहा ये भी पाकिस्तान को, क्योंकि बड़ा देश है, बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो उसकी चॉइस नहीं थी, ईरान की चॉइस नहीं थी, अमेरिका की चॉइस ज़रूर थी जो पाकिस्तान मध्यस्थता करे। और आपने देखा है जो कितनी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं पाकिस्तान, ये ईरान की मीडिया में, जो वो खुश नहीं है, वो समझते हैं जो वो इम्पार्शियल मीडिएटर, इंटरलोक्यूटर नहीं है, वो अमेरिका का साथ दे रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो इनका अमेरिका के को तो अपनी तरफ करने के लिए
वो चाहे वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी दे रहे हैं, वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स का भी उन्होंने लोभ दिया है, लालच दिया है। तो इसीलिए पाकिस्तान को ये मौका मिल गया है और उसका वो पूरा फायदा उठा रहा है। देखिए, जहाँ तक हम देखते हैं पाकिस्तान का वहाँ पर रोल है, ठीक है, ये एक और बात है, जो वो एक आतंकी देश है, आतंक को बढ़ावा देता है, सभी दुनिया जानती है। क्योंकि अगर आप देखें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी में जो भी एक लिस्ट बनी है, 50% से ज़्यादा उसमें लोग पाकिस्तान के हैं। जो नाम है आतंकियों के, वो पाकिस्तानी हैं। और 50% से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संगठन हैं, वो पाकिस्तानी हैं। जैश है, लश्कर है, हिजबुल है, सभी कोई है वहाँ पर। तो इसीलिए पूरा विश्व जानता, कितनी बारी FATF के अंडर आ चुका है, तो पूरा विश्व जानता है। परंतु पूरा विश्व ये भी चाहता है जो युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। मैं आखिरी बात इसमें ये कहूँगा, जो आपने जैसे कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रशिया के एंगल का, जी, मैं बस एक इसी उसमें में कहता हूँ जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जहाँ तक है, पूरे विश्व को इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। तो पूरा विश्व चाहता है जो किसी भी तरीके से, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, टॉम डिक हैरी जिसे कहा जाता है, कोई भी आ जाए जो युद्ध रुकवा दे, तो ये पूरे विश्व के लिए ठीक होगा। तो इसीलिए पूरा विश्व चाहता है जो किसी ना किसी प्रकार सफलता मिले। अब जो आपने बताया पाकिस्तान में, तो वो आए एज ए मैसेंजर उनको देने के लिए। ओमान में वो गए उसके बाद, क्योंकि वो चाहते हैं, एक तो ओमान पहले मीडिएटर रहा है, दूसरा उन्होंने कहा ईरान का ये मंशा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम टोल लगाएं, $2 मिलियन पर टैंकर जा रहा है, और उनका ये हम शेयर करेंगे ओमान के साथ। ओमान ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें आपका साथ नहीं देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो गए और उनके सुल्तान से मिले, बिन हीताम से, और उनसे उन्होंने बात की जो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और आपकी मध्यस्थता जो आपने की है उसको, उसके साथ भी मिलकर आगे कैसे काम किया जा सकता है। जहाँ तक रूस की बात है, देखिए, क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रही है, ये चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है, और हम जानते हैं जो अगर कोई एक देश है जो कि ईरान का तो बिल्कुल ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जिसके संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, क्योंकि यूक्रेन के उसमें हम देखते हैं जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, तो तब से उन्होंने बिल्कुल प्रो पुतिन काम किया। हाँ, रूस का ही वो लिया है, रूस का ही पक्ष लिया है बहुत तरीके से उन्होंने। तो इसीलिए वहां पर वो गए हैं, एक तो ये बताने के लिए, विश्व को एक संदेश देने के लिए, जो ईरान अलग थलग नहीं पड़ा है, ईरान के साथ विश्व की एक बड़ी शक्ति खड़ी है। और दूसरा, जो हालांकि रूस इस समय कुछ ज्यादा सहायता करने के उसमें नहीं है, उसके पास, क्योंकि अपना उसका युद्ध चल रहा है, 4 साल से ऊपर हो गए हैं, यूक्रेन के साथ वो युद्ध अपना चला रहा है, तो उसके पास इतनी अभी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आपको तो मालूम है जो शाहिद ड्रोन्स ईरान से गए थे वहां पर उनसे लड़ाई करने के लिए, 12,000 सोल्जर्स को उन्होंने नॉर्थ कोरिया से मंगाया था, जब कुर्स्क में इन्होंने कब्जा कर लिया था 1,500 स्क्वायर किलोमीटर्स का। तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, परंतु फिर भी उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग एज अ मेजर पावर अभी भी है, और इसीलिए वहां पर वो गए हैं। जो अगर उनकी सहायता आती है तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश होगा पूरे विश्व में, जो ईरान खड़ा है और आगे लड़ता रहेगा अमेरिका के साथ। बहुत बढ़िया सर, इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें लेकर वापस आप तक लौटूंगा, लेकिन इस बीच में चूंकि आसिम मुनीर का जिक्र हुआ, सर जैसा हम देखते हैं कि अमेरिका ने पूरे दुनिया को अपनी कमांड्स में बांटा हुआ है। जैसे हम इंडिया के केस में बात करते हैं तो वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, हम अपने नेवी, आर्मी, इनकी कमांड्स के बारे में बात करते हैं। अमेरिका पूरी दुनिया को कमांड्स में बांट के चलता है। मिडिल ईस्ट के लिए उसने बाकायदा सेंटकॉम बनाया हुआ है, कहीं के लिए इंडो पैसिफिक, कहीं के लिए यूरोपियन। पहले तो आप हमें ये व्यवस्था बताइए कि ये व्यवस्था असल में क्या है, और दूसरा जो इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेस्ट बता देना, क्या ये अपने खुद के जो आर्मी स्टाफ्स हैं या खुद के जो सैनिकों के शीर्ष अधिकारी हैं, उन्हें नीचा दिखाने जैसा नहीं है? बिल्कुल सही, अच्छा सवाल पूछा आपने। और सबसे पहले तो मैं बात शुरू करने से पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस नए प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मेरे विचार से बहुत ही एक एक्साइटिंग लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सर। और बड़ी खुशी है आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके दर्शकों से बातचीत करने का मौका दिया। अभी सबसे पहले मैं, जो आपने अमेरिका की व्यवस्था के ऊपर ये सवाल पूछा, तो मैं वो बताना चाहूँगा कि देखिए, शुरू से ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरे विश्व को कंट्रोल करने की, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एक सुपर पावर उस समय से मान रहा है। वो चाहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड का, बोलते नहीं है वो, लेकिन इनडायरेक्टली, कि मैं पूरे वर्ल्ड का एक पुलिसमैन की तरह हूँ, और पूरे वर्ल्ड का जो पूरा वर्ल्ड मेरा एरिया है, उसकी जो फौजें हैं उनको वो एक्सपेडिशनरी फौज कहते हैं। यानी कि कहीं पर भी जाके
हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, हम उस इलाके को उस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ की जियोपॉलिटिक्स वो हमें फेवर करे और किसी और को फेवर ना करे और हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने हर जगह अलग अलग कमांड बनाए, जैसे कि आपने जिक्र किया मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने सेंट्रल कमांड बनाई हुई है, और जो पैसिफिक वाला जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक का एरिया है उसके लिए इंडो पैसिफिक कमांड है, उसी मुताबिक उनकी बाकी भी कमांड्स हैं। तो अभी इन चीज़ों जो ये कमांड्स हैं उनको उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि उनके पास हर चीज़ अपनी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, और जितना उनको साजो सामान चाहिए वो उनके पास साजो सामान उतना है, मिलिट्री एसेट्स के तौर पे, इंटेलिजेंस के तौर पे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के तौर पे, और उनके जो कमांडर हैं वो भी डायरेक्टली, जैसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वहाँ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी बात करते हैं वो, लेकिन उनको काफ़ी हद तक पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो इतना उन्होंने उनको एक तरीके से ताकत दी हुई है। और ये जो कमांड्स हैं ये अपने हिसाब से उस इलाके को और उस एरिया को देखती हैं, वहाँ पर जितने लोकल या रीजनल फोर्सेस हैं उनके साथ भी तालमेल बैठाती हैं, और उनके साथ जब वो तालमेल बैठाते हैं तो उसमें वो ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किसके साथ ज़्यादा सूट करता है और किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब बात आती है पाकिस्तान की। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में जब पाकिस्तान बना था, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊँगा मैं, कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम में अमेरिका और जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, एक तो स्टोरी है, नैरेटिव है कि भाई जिन्ना और नेहरू दोनों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे इसलिए दो हिस्सों में बट गया। दूसरा नैरेटिव ये है कि उन्हें पता था कि ये जो जॉइंट अगर भारत एक साथ हो जाता है तो ये हमारी बात सुनेगा नहीं भविष्य में, और हमारा एक मेन मुद्दा है कि यूएसएसआर को हमें कंट्रोल करना है। अगर हमें यूएसएसआर को कंट्रोल करना है तो अगर ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है और जो एरिया अफगानिस्तान से लगा हुआ है जहाँ पे वर्चस्व है यूएसएसआर का और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में वर्चस्व है यूएसएसआर का, अगर उस इलाके में वो इलाका अलग हो जाए और वो हमारे अलायंस में शामिल हो जाए तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। तब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने भी अपनी तरफ से एक ये नैरेटिव बढ़ाया, दोनों पॉलिटिशियंस को भी इसी मुताबिक ग्रिल किया और उनको समझाने की कोशिश की। और अब आप देखिए जब लड़ाई हुई 47 की, उस टाइम में भी पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडर वो भी ब्रिटिश, भारत का मिलिट्री कमांडर वो भी ब्रिटिश, और दोनों ये जिसको रिपोर्ट करते थे वो भी ब्रिटिश। और जब हम इस पोजीशन में थे कि हम पीओके भी ले पाएँ, जब महाराजा रंजीत सिंह ने हमें वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, तो ये वक्त था कि जब हम उधर भी जा सकते थे। तो उस टाइम में ऐसी उन्होंने चालाकी करी कि इधर से जाने नहीं दिया, और गिलगिट बाल्टिस्तान में एक मेजर साहब थे उनको और सरेंडर करा दिया। ब्रिटिश फौज के, भारतीय सेना के मेजर साहब थे लेकिन ब्रिटिश थे, उनको सरेंडर करा दिया पाकिस्तान आर्मी को। नॉर्मल हालत में तो ऐसे आदमी को कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड उनको पाकिस्तान ने भी दिया और ब्रिटिश ने भी दिया। तो ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि इस इलाके में इस पाकिस्तान जो, और उसके बाद में पाकिस्तान को सीटों और सेंटों में शामिल कर दिया गया। तो अब एक तरीके से पाकिस्तान जो है तब से हिस्टोरिकली एक एलाइंस, जो जिसे बोलते हैं ना नॉन नाटो एलाई, वो उस पोजीशन में आ गया, और उसका उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पर इस्तेमाल किया। जब उन्होंने जरूरत पड़ी यूएसएसआर के खिलाफ उस समय इस्तेमाल किया, उसके बाद अफगानिस्तान में जरूरत पड़ी उसके इस्तेमाल किया। हालांकि उनके बैड एक्सपीरियंस भी रहे, उसामा बिन लादेन भी वहाँ पकड़ा गया, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो जो उनकी लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसीलिए आसिफ मुनीर की जो, जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और आसिफ मुनीर एक ही नाम है आज की डेट में, क्योंकि वो एक अलग अजीब देश है जहाँ कहते हैं ना आर्मी ओन्स कंट्री, तो वो एक ही बातचीत है। तो अब अगर आप देखें तो हुआ क्या कि जो पाकिस्तान का इलाका है, अगर इन्हें कुछ भी करना है अफगानिस्तान में या ईरान में, अगर खुदा ना खास्ता कभी ईरान के ऊपर हमला करना पड़े, बड़ा हमला करना पड़े, ग्राउंड हमला करना पड़े, तो भी जो लॉजिस्टिक रूट है वो पाकिस्तान से ही जाना है, यानी कि कराची से, और लॉजिस्टिक रूट बनना है। अफगानिस्तान के लिए भी लॉजिस्टिक रूट उन्होंने वहीं से बनाया था। इस बार ट्रंप इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने लॉजिस्टिक की प्लानिंग ही नहीं की। उन्होंने सोचा, जैसे बताया एम्बेसडर साहब ने, कि जल्दी हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस बार, पिछली बार उन्होंने 6 महीने तक प्लान किया था लॉजिस्टिक्स, इसीलिए अभी उनके हाथ पांव फूले हुए हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब आती है बात आसिफ मुनीर की। आसिफ मुनीर उन्हें चाहिए कई चीज़ों के लिए। एक तो बिजनेसमैन है, क्रिप्टो करेंसी का एक कहानी है, उसमें भी आसिफ मुनीर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जो मैंने एक ऑप्शन बताई आपको, अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है उसके लिए भी आसिफ मुनीर चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि ये चीन और अमेरिका दोनों ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कुछ करवाना है तो पॉलिटिशियन में किसी के बस की बात नहीं है, कराना है तो आर्मी चीफ को पकड़ो, वही करेगा। अगर वहाँ से किसी इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारे पाले हुए हैं, जितने टेररिस्ट इन्होंने ही पाले हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी उन्हीं की होता है ना। गुंडा का जो बॉस होता है उसी को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो गुंडे के बॉस को पकड़ो, वही इन्फॉर्मेशन देगा सारी की सारी। तो CIA को भी ISI से इन्फॉर्मेशन चाहिए,
और सेंट्रल कमांड भी आईएसआई के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा पुराने सेंट्रल कमांड के जो कमांडर जा रहे थे तो उनका डाइनिंग आउट कर रहे थे पाकिस्तानी। तो ये जो सिचुएशन है, तो इसलिए उन्हें अपने फ़ायदे के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने फ़ायदे के लिए आसिफ मुनीर का जो कद है वो बढ़ाने की